स्टूडेंट एगोजेट क्लासेज ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज अपन बात करेंगे कृषि उद्यान विज्ञान विषय पर एफ1 टॉपिक आज का एंड फ्रूटफुलनेस के बारे में। तो सबसे पहले बात करेंगे, आपको बताया जाएगा कि एफ1 क्या होता है, एफ1 की समस्या क्या है। सबसे पहले एफ1 की परिभाषा देखिए, फल वृक्षों में फूल व फल नहीं बनना अथवा बहुत कम आना, ये एफ1 की परिभाषा है। और एफ1 में एक और परिभाषा आपको ऐड की जाएगी, जैसे उद्यान से कम फलत के कारण आय कम एवं लागत अधिक होने को फलोद्यान की अनुत्पादकता कहलाती है, अनुत्पादकता कहते हैं। ये भी एक महत्वपूर्ण परिभाषा है। इसके बाद बात करते हैं एफ1 के कारण, फैक्टर ऑफ अनफ्रूटफुलनेस। ये दो प्रकार के होते हैं और दो प्रकार से एफ1 की समस्या उत्पन्न होती है। पहला है बाह्य कारक, दूसरा है आंतरिक कारक। तो सबसे पहले अपन बात करेंगे बाह्य कारक की। तो बाह्य कारकों में सबसे पहले नंबर 1 है पोषक तत्वों की स्थिति। पोषक तत्वों की स्थिति में से सबसे पहले बात करेंगे CN रेशियो। CN रेशियो का मतलब आपको सबको पता होना चाहिए, कार्बन नाइट्रोजन अनुपात। तो इसमें कार्बन का प्रमुख जो कार्बोहाइड्रेट है, इसका प्रमुख रोल है यहाँ कार्बोहाइड्रेट से संबंधित है, और कार्बोहाइड्रेट का प्रमुख वाइटल है फल वृक्षों में फलन को प्रभावित करता है। जितना कार्बोहाइड्रेट पौधों में या फल वृक्षों में उपस्थित होगा वो फलन उतना ही ज़्यादा उनमें होता है। और नाइट्रोजन का यहाँ प्रमुख उद्देश्य है, प्रमुख कार्य है प्लांट ग्रोथ। ये पौधों की वानस्पतिक वृद्धि को अधिक करता है। तो यहाँ से एक क्वेश्चन सिंपली पूछा जाता है अमूमन कि पौधों या फल वृक्षों में फलन का प्रमुख कारण है। तो इसमें जैसे आपके ऑप्शन मिलेंगे जलवायु, सेकंड मिलेगा आपको नाइट्रोजन, थर्ड वन मिलेगा आपको मृदा, और फोर्थ ऑप्शन आएगा कार्बोहाइड्रेट। तो इसमें से ऑप्शन आएगा, राइट आंसर मिलेगा आपको कार्बोहाइड्रेट। फल वृक्षों में फलन के लिए उत्तरदायी पोषक तत्व या उत्तरदायी तत्व या उत्तरदायी अवयव है, वो उसका राइट आंसर होगा कार्बोहाइड्रेट। तो एक जनरल क्वेश्चन है यहाँ से भी। उसके बाद बात करते हैं नंबर 2, मौसम की स्थिति। मौसम की स्थिति से तात्पर्य एफ1 को किस तरह प्रभावित करती है, जैसे तेज हवाएं चलना, आंधी आना, तूफान आना, असमय वर्षा होना, लू चलना। ये पुष्पन को क्या करते हैं, उन पुष्पन को गिरा देते हैं, जिससे फल वृक्षों में एफ1 की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। इसको कहते हैं मौसम की स्थिति। इसके बाद बात करते हैं नंबर 3, तीसरा प्रकार का जो इसमें कारक है बाह्य कारक, रोग एवं कीटों का प्रकोप। तो रोग और कीट किस प्रकार एफ1 को प्रभावित करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं, जैसे आम में मैंगो पर एक कीट का नाम है फुदक्का कीट। दूसरा है जैसे बेर में छाछा रोग है, और पपीता में मोजेक रोग। इनकी उपस्थिति से भी क्या होता है, फल वृक्षों में एफ1 की समस्या उत्पन्न हो जाती है। नंबर 4, सिंचाई प्रमुख, इसमें सिंचाई फल वृक्षों में एक प्रमुख क्रिया है जिससे एफ1 की समस्या उत्पन्न होती है। पुष्पन के समय पानी नहीं देना या पानी की कमी होना एफ1 को प्रभावित करती है। दूसरा एक फल वृक्ष में आंतरिक क्रियाएं प्रभावित होती है पानी के बिना, तब भी इसमें एफ1 की समस्या उत्पन्न हो जाती है। उसके बाद बात करते हैं प्रूनिंग क्रिया। प्रूनिंग क्रिया को सामान्य भाषा में काट छांट कहा जाता है, और काट छांट एक ऐसी क्रिया है जो फल वृक्षों में प्रतिवर्ष की जाती है, और इसका प्रमुख उद्देश्य है फल वृक्षों में शाखाओं में वृद्धि करना, और जितनी शाखाएं बनेगी उतने ही उसमें पुष्पन बनेगा और उतना ही उसमें फलत या फलन अधिक होगा। तो ये क्रिया दो फल वृक्षों में प्रमुख रूप से प्रतिवर्ष की जाती है, बेर और अंगूर में। यहाँ से भी एक क्वेश्चन अमूमन पूछा जाता है कि बेर में हेवी, जिसको आप कहेंगे अधिक या काट छांट की आवश्यकता होती है, और एक क्वेश्चन बनता है प्रतिवर्ष किस फल वृक्ष में काट छांट की आवश्यकता थी। ये इसमें आपको बताना ग्रेप्स का मतलब आप सब जानते हैं, अंगूर में एक ऐसा फल है या ऐसा फल वृक्ष है जिसमें प्रतिवर्ष हल्की काट छांट की जाती है, और बेर में भारी काट छांट या अधिक काट छांट की जाती है। ये दो क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो प्रतिवर्ष फलन से तात्पर्य इसमें, जैसे आपने कई बार नई शाखाओं में फलन होता है, तो इसलिए अब नई शाखाओं में पुष्पन आएगा, पुष्पन के वजह से ही उसमें फलन होगा। इसलिए बेर और अंगूर ऐसे दो फल वृक्ष है जिनमें प्रतिवर्ष कम और अधिक काट छांट की आवश्यकता होती है। तो अधिक तो किसमें होती है, बेर में, और कम काट छांट की आवश्यकता अंगूर में। एक अंगूर का ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, प्रतिवर्ष किल फल वृक्ष में प्रूनिंग या काट छांट की आवश्यकता होती है, वह अंगूर। उसके बाद नंबर आता है नंबर 6 कारक, लास्ट कारक है बाह्य कारक का, अनुपयुक्त भूमि। इसका तात्पर्य है उचित पोषक तत्व के अभाव में अफलन होना। कई बार क्या होता है, भूमि विकार या बीमार या रोगी रहती है, इसलिए उस भूमि में पोषक तत्वों का अभाव होता है, जिससे भी क्या होता है, फल वृक्षों में अफलन की समस्या उत्पन्न हो जाती है। उसके बाद नंबर दूसरा कारक आता है सेकंड, आंतरिक कारक, इंटरनल फैक्टर। ये 3 प्रकार से एफलन को प्रभावित करता है।
सबसे पहले बात करते हैं आनुवांशिक कारक, जेनेटिक फैक्टर। इसमें भी जैसे 1 2 3 तीन कारकों के रूप में बांटा गया है। तो एक बार आपको क्वेश्चन बता देता हूँ। यहाँ से जैसे पूछा जाता है निम्न से फल वृक्षों में आनुवांशिक या आनुवांशिक आंतरिक कारक नहीं है, तो यहाँ 3 कारक A B C आपको दिया हुआ है। चौथा आपको कोई सा भी ऑप्शन में, जैसे मान लो फल वृक्ष विकास से प्रकृति आ सकता है, या कह सकते हैं जैसे मौसम की स्थिति उसमें पूछा जा सकता है, तो वो चौथा आंसर होगा, वो उसका आंसर होगा। तो यहाँ पहला है आनुवांशिक कारक में असंगतता। असंगतता आपको सबको पता होना चाहिए। आड़ू, सेब और नाशपाती, इन 3 फलों में असंगतता की समस्या पाई जाती है, जिससे अफलन की समस्या होती है। उसके बाद दूसरा हाइब्रिडाइजेशन, जिसको कहते हैं संकरीकरण। ये इसका मतलब होता है, इसका तात्पर्य गुणसूत्र के असमान विभाजन के कारण सौविध्यता की स्थिति उत्पन्न होना, जिससे फल वृक्षों में अफलन की समस्या उत्पन्न हो जाती है। और तीसरा है सौविध्यता, सेल्फ इनकल्वेटी। इसका मतलब एक ही प्रकार की जाति में उसी जाति के परागकणों का अक्षम होना, यानी वो सक्षम नहीं हो पाते हैं और उसमें फलन सेट या फल सेट नहीं होता है, वो अफलन की समस्या को बढ़ावा देते हैं। उसके बाद बात करते हैं बाह्यक आंतरिक कारक का सेकंड कारक, कायिकी या दैहिक कारक। और इसमें सबसे ज़्यादा प्रमुख समस्या है आंतरिक में दैहिक कारक में, जैसे नाइट्रोजन की अधिकता, कार्बोहाइड्रेट का स्तर और पीजीआर का प्रभाव, ये भी अफलन को प्रभावित करते हैं। और इसके बाद बात करते हैं नंबर तीसरा कारक आंतरिक कारक का, फल वृक्षों की विकासीय प्रवृत्ति। विकासीय प्रवृत्ति से यहाँ आपको 3-4 पॉइंट ऐसे महत्वपूर्ण है जो आपको जानना आवश्यक है। सबसे पहला है अपूर्ण पुष्पों का बनना। कई बार पुष्प पूर्ण नहीं हो पाते हैं, इसलिए उनमें अफलन की समस्या हो जाती है, जिसको अपन कह सकते हैं मोनोसियस क्रिया। मोनोसियस का मतलब होता है उभयलिंगीय श्री, और ये क्रिया पाई जाती है कटहल में। ये महत्वपूर्ण किसान है, ये भी आपको पता होना चाहिए कि उभयलिंगीय श्री या मोनोसियस क्रिया किससे संबंधित है, कटहल से। ये भी एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछा जा सकता है। उसके बाद बात करते हैं इसमें डायोसिस क्रिया। डायोसिस क्रिया का मतलब एक लिंगीय श्री। एक लिंगीय श्री का मतलब ये एक लिंगीय प्रवृत्ति पाई जाती है किन फल वृक्षों में, खजूर और पपीता। इसके महत्वपूर्ण 2 एग्जाम्पल है, ये भी एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है। तो उभयलिंगीय श्री का आपको पता होना चाहिए कि एक ही पौधे पर अलग अलग स्थान पर पुष्पन होना वो उभयलिंगीय श्री कहलाता है, और एक लिंगीय श्री का अलग अलग पौधों पर पुष्पन होना एक लिंगीय श्री कहलाता है। उसके बाद बात करते हैं दूसरा, जननांगों के परिपक्वता में भिन्नता। इसको आप एक शब्द में कह सकते हैं डाइकोगेमी। ये भी एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, जैसे परिभाषा में पूछा जाता है फल वृक्षों में जननांगों के परिपक्वता में भिन्नता को कहते हैं मोनोसियस, डायोसिस या डाइकोगेमी। इस तरह ऑप्शन में आ सकता है, सेव निषेचन या अनफ्रूटफुलनेस भी आ सकता है। तो डाइकोगेमी 2 प्रकार की क्रिया होती है। एक तो प्रोटोएंड्री, जिसको आप कह सकते हैं मेल ऑर्गन, क्या मतलब इसमें सबसे पहले पौधों में नर अंगों का विकास होता है, उसको तो कहते हैं प्रोटोएंड्री। और ये क्रिया सीताफल इसका प्रमुख एग्जाम्पल आपको पता होना चाहिए। और एक होता है प्रोटोगाइनी, इसमें होता है फीमेल ऑर्गन। इसमें सबसे पहले मादा अंगों का विकास होता है और उस अवस्था को कहते हैं प्रोटोगाइनी। और ये चिक्कू से संबंधित ये 2 महत्वपूर्ण एग्जाम्पल है इन फल वृक्षों में। ये भी पूछा जाता है प्रोटोएंड्री अवस्था पाई जाती है सीताफल में। और दूसरा क्वेश्चन आपको ये पूछा जाता है प्रोटोगाइनी अवस्था किससे संबंधित है, चिक्कू से। इसके बाद बात करते हैं पराग का उर्वर न होना, अनफर्टाइल ऑफ पॉलिनेशन या पोलन। तो ये समस्या पाई जाती है अंगूर में। और अंगूर में एक क्रिया कह सकते हैं, जैसे क्वेश्चन ये भी पूछा सकता है यहाँ से परिभाषित के रूप में, बिना निषेचन के फलन होना कहलाता है। उसमें अनिषेक फलन भी आएगा, आपके अनिषेक जनन भी आएगा, इससे भी आप पार्थेनोकार्पी भी आएगा। इस तरह ऑप्शन आएगा। तो ये बिना निषेचन के जो फलन होता है वो अंगूर में, इसको कहते हैं पराग का उर्वर या अनिषेचित होना। ये अंगूर की प्रमुख समस्या है। उसके बाद नंबर 4 पे है विषम वर्तिकात्व। इससे संबंधित इसका तात्पर्य पुष्प के स्वनिषेचन में जो बाधा उत्पन्न होती है और फलन का निर्माण नहीं होता है, वो कहलाता है विषम कार्तित्व, और इससे अफलन को बढ़ावा मिलता है। तो इस चीज में आपको पता होना चाहिए कि कौन सा आंतरिक कारक है, कौन सा बाह्य कारक है। आंतरिक कारक में या बाह्य कारक में कौन सा पोषक तत्व है, कौन सा पौधे की वृद्धि को प्रभावित करता है और क्यों इसमें आवश्यक है। शंकर आगे करना देगा, बंद करके सेट करना। सेट है, नीचे से देखना आता। हाँ, तो इसके बाद बात करते हैं अफलन की समस्या को दूर करने के उपाय। तो सबसे पहला है पराग वाले फल वृक्षों को लगाना। तो ऐसे पौधे या ऐसे फल वृक्ष होते हैं जो पोलिनाइजर्स या पराग उत्पन्न करते हैं, उनको कहते हैं पोलिनाइजर्स। ये भी एक महत्वपूर्ण परिभाषा के रूप में महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनता है कि पराग देने वाले फल वृक्ष को कहते हैं पोलिनाइजर्स। इसमें सबसे पहले सेब, बेर और आम की कुछ प्रजातियां जो पराग देती है अपनी प्रजातियों। और यहाँ पपीता में नर पौधे लगाना भी
पोलिनाइजर्स का एक महत्वपूर्ण एग्जाम्पल है। उसके बाद करते हैं नंबर दूसरा उपाय है जड़ों की काट छांट करना, रूट प्रूनिंग। और जड़ों की काट छांट करने से क्या तात्पर्य है, ये सबसे पहले नींबू और गुलाब में ऐसी क्रिया होती है प्रतिवर्ष या जैसे हर 5-6 महीने बाद में, जिसमें रूट प्रूनिंग की जाती है। इससे क्या होता है, उन जड़ों में खाद्य पोषक तत्व संचित रहते हैं और वो पौधे के ऊपरी भागों तक नहीं पहुंच पाते, जिससे उसमें एफलन की समस्या उत्पन्न होती है और उसको समय समय पर उसकी खुदाई करके और रूट प्रूनिंग का कार्य किया जाता है और बड़ी जड़ को छोड़ देते हुए बारीक जड़ों को उसमें से हटाते रहते हैं। उसके बाद नंबर 4 है, तीसरा इसका एफलन की समस्या को दूर करने का उपाय है रिंगिंग। रिंगिंग से संबंधित मतलब तात्पर्य है कि पौधों की जो छाल होती है उसके चारों ओर, चयनित शाखाओं के चारों ओर 5 सेंटीमीटर चौड़ाई में छाल को हटा देते हैं। छाल हटाने से क्या होता है, वहाँ वल्ले बनते हैं और वल्ले से क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट का स्तर पौधों के ऊपरी या कह सकते हैं प्रोभाग तक पहुँचता है और वहाँ उसमें एफलन की समस्या को दूर करता है। उसके बाद नंबर 4 है फलोद्यान का प्रबंधन, ऑर्चार्ड मैनेजमेंट जिसको आप कह सकते हैं। यहाँ फलोद्यान का प्रबंधन से मतलब है फलोद्यान में समय समय पर निराई गुड़ाई करना, काट छांट क्रिया, प्रूनिंग क्रिया, प्लांट प्रोटेक्शन जिसको आप पादप संरक्षण, कीट और रोगों से बचाव, ये क्रियाएं फलोद्यान का प्रमुख प्रबंधन में आती है, जिसके अंतर्गत फल वृक्षों में एफलन की समस्या को दूर करने में सहायता उत्पन्न होती है। उसके बाद आता है उद्यान में परागण क्रिया। इसमें आपको पोलिनेशन क्रिया किस तरह करानी है, कौन से कीट उनमें आपको आकर्षित करना उद्यान में, तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए बटरफ्लाई है, हनी बी, ऐसे कीट है, इनको उद्यान की ओर आकर्षित करने से वो उद्यान में परागण की क्रिया को पूरी करते हैं, जिससे एफलन की समस्या दूर होती है। उसके बाद नंबर लास्ट है नंबर 6 एफलन की समस्या को दूर करने का उपाय, पादप हार्मोन का प्रयोग यानी यूज ऑफ प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स। ये पीजीआर हार्मोन्स हैं जिनका समय समय पर और समय के अनुसार या पुष्पन के समय फल वृक्षों पे छिड़काव या स्प्रे करने से उनमें पुष्पन और फलन को गिरने से रोका जाता है और वो एफलन की समस्या को दूर करता है। तो यहाँ 2 महत्वपूर्ण एग्जाम्पल है, नंबर 1 आम, सेकेंड 1 है नींबू। इनमें पुष्पन और फलन को रोकने हेतु 2,4-डाइक्लोरोफिनॉक्सी एसिटिक एसिड जिसका फुल फॉर्म नेम है, और एक है NAA नेफ्थेलिन एसिटिक एसिड। ये ऑक्सिन हार्मोन है जो इन फल वृक्षों में छिड़काव करके और पुष्पन और फलन को गिरने से रोकते हैं। एक महत्वपूर्ण जानकारी के रूप में आपको बताया जा रहा है कि नींबू में 10 ppm NNA का स्प्रे मई से सितंबर में करने से पुष्पन और फलन को गिरने से रोका जा सकता है, क्योंकि एक इनकी सांद्रता है पादप पीजीआर हार्मोन की वो। हाँ, तो इसमें जो इनकी सांद्रता ppm में ज्ञात करते हैं, ये भी एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि पीजीआर हार्मोन की सांद्रता किस में व्यक्त की जाती है। वो सांद्रता व्यक्त ppm में की जाती है और ppm का फुल फॉर्म है पार्ट पर मिलियन, और इसका एक सिंपल एग्जांपल है, इसका मतलब भी होता है 1 का 10 लाखवां भाग। ये इसका सिंपल जो सांद्रता या घोल बनाने की जो होती है, अगर आपसे 1% का कोई या घोल बनाया जाए किसी पीजीआर का, तो 1 का 10 लाखवां भाग यानी 1 में आपको 10 लाख का भाग देना, और जो मात्रा या जो परसेंटेज आता है वो उसकी मात्रा उसमें पानी में घोलकर उसका छिड़काव कर सकते हैं। तो ये पीजीआर इसमें महत्वपूर्ण एक रोल अदा करते हैं एफलन की समस्या को दूर करने में। पादप वृद्धि नियंत्रणों के बारे में पीजीआर जिनको कहते हैं प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर, तो सबसे पहले बात करते हैं पीजीआर की परिभाषा। पीजीआर उसे कहते हैं वह कार्बनिक पदार्थ जिसकी सूक्ष्म मात्रा ही पौधों की दैहिक या कार्यकीय क्रियाओं को नियंत्रित करती है, उसे पादप हार्मोन या पादप वृद्धि नियंत्रक या पीजीआर के नाम से संबोधित किया जाता है। तो इसमें सबसे बात करते हैं पादप हार्मोन की सांद्रता को किस में व्यक्त किया जाता है। ये भी एक क्वेश्चन महत्वपूर्ण बनता है कि पार्ट पर मिलियन यानी ppm में इनकी सांद्रता का उपयोग करते हैं और इसको ppm में ही व्यक्त किया जाता है। और उसके बाद बात करते हैं पीजीआर को प्रमुख रूप से 5 भागों में बांटा गया है, जैसे आपको दिखाई दिया है स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है कि ऑक्सिन्स सबसे पहले है, दूसरा इसमें जिब्रेलिन्स, तीसरा इसमें साइटोकाइनिन्स, और चौथा वृद्धिरोधक जिसको आप इनहिबिटर्स के नाम से भी संबोधित करते हैं, और 5वां इथाइलिन। ये गैसीय हार्मोन है, इसका एक एक आपको विवरण मिलेगा। सबसे पहले बात करेंगे ऑक्सिन्स। ऑक्सिन्स ऐसा प्राकृतिक पादप हार्मोन है जो पौधों में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला हार्मोन है। तो इसकी जो पहली लाइन्स है या पहला जो बिंदु है वो महत्वपूर्ण बिंदु है कि पौधों में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला कौन सा हार्मोन है, वो है ऑक्सिन्स। ऑक्सिन्स की बात करें तो ऑक्सिन पौधों पादपों के शीर्ष भागों व कलिकाओं में बनता है। ये भी महत्वपूर्ण इसमें आपको जानकारी पता होना चाहिए कि पौधों के शीर्ष भागों या कलियों में कौन सा हार्मोन सर्वाधिक बनता है, वो ऑक्सिन्स उसका राइट आंसर है।
उसके बाद बात करें तो इसके एक जो फंक्शन है कार्य, तो सबसे पहले है कोशिका विभाजन, जिसको आप कह सकते हैं कोशिका विभाजन में सहायक है। सेकंड वन ये जड़ों के निर्माण में भी सहायक है। तीसरा पुष्प और फलों को गिरने से रोकने में भी सहायक है। ये इसके प्रमुख कार्य है। और एक कार्य है प्रमुख फलों को बीज रहित बनाना, और एक है वीड कंट्रोल, जिसको आप कहते हैं खरपतवार नियंत्रण। इसमें एग्जाम्पल की बात करें तो सबसे पहले है प्राकृतिक ऑक्सीजन में IA इंडोल एसिटिक एसिड, सेकंड वन है नेफ्थेलिक एसिड, इसको आप बाजार में अगर इसको आप परचेज करना है तो प्लेनोफिक्स के नाम से जाना जाता है। उसके बाद है IBA ये, और चौथा इसमें 2,4-D जिसको डाइक्लोरोफिनॉक्सिक एसिटिक एसिड के नाम से जाना जाता है। ये PGR ऐसा है जो पादप हार्मोन की श्रेणी में भी आता है और एक शाकनाशी रसायन की श्रेणी में भी आता है। तो एक क्वेश्चन यहाँ भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन पुटअप होता है कि कौन सा पादप हार्मोन शाकनाशी और पादप वृद्धि नियंत्रण के रूप में कार्य करता है, वो 2,4-D है। और एक बात करते हैं IAA NAA, यहाँ की थोड़ी सी आपको एक्सप्लेन बताते हैं। तो IAA का फंक्शन है पौधों में, NAA का है तो NAA पुष्पन और फलन को गिरने से रोकता है। IBA ये आपकी कलम या जो प्रवर्धन करते हैं उनमें कलमों में शीघ्र जड़ निर्माण के लिए, मूल उत्पत्ति के लिए उपयुक्त हार्मोन है। और एक और बाजार में सेरेडेक्स और इसके नाम से उपस्थित पाया जाता है, सेरेडेक्स के नाम से ही पाया जाता है, वो पाउडर के रूप में उपस्थित है जिससे कलम में शीघ्र जड़ निर्माण होती है। उसके बाद बात करते हैं सेकंड वन जिब्रेलिन्स। जिब्रेलिन्स ऐसा पादप हार्मोन है जो पौधों में निर्मित रासायनिक पदार्थ है। इसके बाद पादपों में कोशिका विभाजन का प्रमुख कार्य है। और दूसरा एक और प्रमुख कार्य कई बार अमूमन पूछा जाता है कि फलों के लंबवत आकार बढ़ाने में कौन सा हार्मोन आएगा, या फल आकार बढ़ाने में कौन सा हार्मोन आएगा, वो जिब्रेलिन्स उसका राइट आंसर है। एक इसका प्रमुख फंक्शन है बीज व कलिकाओं की सुषुप्तावस्था हटाने में यानी दूर करने में भी सहायक है। बीज को अंकुरित होने में भी सहायक करता है और कलियों की सुषुप्तावस्था हटती है, इससे उसमें पादपों में वृद्धि तीव्र गति से होती है। अब एक महत्वपूर्ण जानकारी आपको यूट्यूब चैनल के माध्यम से दी जा रही है कि जिब्रेलिन्स हार्मोन है, ये एक जिब्रेलिक अम्ल के रूप में कृत्रिम रसायन के रूप में प्राप्त किया जाता है जो जिब्रेला फिजिकाई कवक द्वारा उत्पादक हार्मोन है। ये क्वेश्चन महत्वपूर्ण है, आपको पता होना चाहिए कि निम्न में से कौन सा पादप हार्मोन कवक द्वारा उत्पन्न होता है। तो यहाँ इसका राइट आंसर है जिब्रेलिन्स। ये आपको सबको पता होना चाहिए कि कौन सा हार्मोन कवक द्वारा तैयार होता है। इसके बाद बात करते हैं नंबर 3 साइटोकाइनिन्स हार्मोन। साइटोकाइनिन्स हार्मोन भी एक महत्वपूर्ण पादप हार्मोन है। इसमें सबसे पहला जो आपको दिखाया गया है कि पौधों में कोशिका विभाजन में सहायक है। ये कई बार क्वेश्चन पूछा हुआ है कि पौधों में कोशिका विभाजन में सहायक हार्मोन कौन सा है। तो ऑप्शन के हिसाब से आपको देखना है, या पिछली टॉपिक में भी आपने देखा था कि कोशिका विभाजन में सहायक है, जिब्रेलिन्स भी है, ये भी है। एक ये इसका प्रमुख कार्य जड़ निर्माण, प्रहो निर्माण तथा रेशा निर्माण, ये 3 फंक्शन है। जड़, प्रहो यानी शीर्ष भाग और रेशा निर्माण में सहायक कौन सा हार्मोन है, साइटोकाइनिन्स। और एक जो अभी आपने पढ़ा था जिब्रेलिन्स हार्मोन बीज व कलिकाओं की सुषुप्तावस्था दूर करने में सहायक है। ये हार्मोन भी कॉमन लाइन या कॉमन इसका क्वेश्चन बनता है कई बार, तो उसमें आपको ऑप्शन देना कि साइटोकाइनिन्स ऑप्शन है, जिब्रेलिन्स है, तो उसका आंसर उस ऑप्शन के हिसाब से आपको सही है। उसके बाद बात करते हैं नंबर 4 वृद्धिरोधक, जिसको आप कह सकते हैं एब्सिसिक एसिड या ABA। एब्सिसिक एसिड का फुल फॉर्म है एब्सिसिक ABA और ये वृद्धिरोधक हार्मोन कहलाता है। अब फल वृक्षों में इसका प्रमुख कार्य कृत्रिम काट छांट में सहायक, ये महत्वपूर्ण बिंदु है। इसमें कई बार क्वेश्चन पूछा था, फल वृक्षों में कृत्रिम काट छांट में सहायक पादप हार्मोन है। तो कृत्रिम से मतलब है इस हार्मोन का आप जैसे स्प्रे करेंगे, ये हार्मोन पौधों की शीर्ष कलियों पर उनकी वृद्धि को रोकेगा, उसको कहते हैं ग्रोथ चेक हो जाएगी। ग्रोथ रोकते ही वो क्या होगा, उस पौधे में वो काट छांट कहलाएगी। उसके बाद बात करते हैं बीज अंकुरण को रोकने में सहायक है। जैसे आपने देखा कई बार भंडारण के समय कई बीज अंकुरित होते हैं, तो इनका स्प्रे करने से क्या होता है, बीज भंडारण के समय अंकुरित नहीं होता है। और ये समस्या आपको सबको पता होना चाहिए, प्याज भंडारण के समय अंकुरित हो जाता है, उसको रोकने में या उसको स्थगित करने में एब्सिसिक एसिड का छिड़काव किया जाता है। उसके बाद बात करते हैं पौधों में बौनापन उत्पन्न करने में भी सहायक है। ये ऐसा हार्मोन है जो पौधों में जैसे स्प्रे करोगे तो ऊपर वाले शीर्ष भाग की इसकी वृद्धि रुक जाएगी और पौधा छोटे आकार में व्यवस्थित हो जाता है। इसको कहते हैं पौधों में बौनापन उत्पन्न होने में सहायक उत्तरदायी हार्मोन है एब्सिसिक एसिड। उसके बाद बात करते हैं एब्सिसिक एसिड यानी वृद्धिरोधक हार्मोन को स्ट्रेस हार्मोन कहते हैं। ये भी एक महत्वपूर्ण जानकारी आपको दी जा रही है कि कौन से हार्मोन को स्ट्रेस हार्मोन के नाम से जाना जाता है, वो है एब्सिसिक एसिड या ABA। ये पौधों में तनाव उत्पन्न कर देता है, जिससे क्या होता है, उनकी फिजिकल या कायिकी विकास क्रियाओं में अपरिवर्तन होने लगता है और पौधा वृद्धि करने से रोकता है। उसके एक महत्वपूर्ण एग्जाम्पल की बात करें MH मेलिक हाइड्रोजाइड, एक ऐसा
एफसीसी के हार्मोन है, वृद्धि रोधक हार्मोन, प्याज के भंडारण में अंकुरण को स्थगित करता है। स्थगित से मतलब है अंकुरण को रोकता है, इसलिए प्याज अंकुरण होने से और एक सड़ने उगने से, या कह सकते हैं उसको सड़ने से, दो तरह से खराब होता है। तो अंकुरण को रोकने के लिए एमएच हार्मोन का प्रयोग करता है। अभी ऊपर आपने देखा था कि बीज अंकुरण को किस तरह रोकता है, इस एमएच हार्मोन के माध्यम से। ये पौधों में शीर्ष पत्तियों पर स्प्रे करने से उनके कंद में, प्याज के कंद में संचित हो जाता है। उसके बाद कटाई के बाद प्याज को जैसे भंडारण करते हैं तो ये अंकुरित होने से उसको रोकता है। उसके बाद लास्ट पादप वर्धी हार्मोन है इथाइलिन हार्मोन, जो गैसीय हार्मोन के नाम से भी जाना जाता है, और इसका प्रमुख जो फंक्शन है, कार्य है, ये फलों को पकाने में सहायक हार्मोन है। और कृत्रिम हार्मोन के रूप में इथेनॉल रसायन का प्रयोग करते हैं, ये बाजार में आपको उपलब्ध मिल जाएगा। और अगर आपको जैसे आपको खजूर को इनको पकाना, इथेनॉल का स्प्रे किया जाता है। और एक एथेनॉल है, व्यापारिक उत्पाद उपयोग हेतु प्रयोग करते हैं। देखो दो इसमें एग्जाम्पल है, इथेनॉल ये कृत्रिम हार्मोन के रूप में प्रयोग करते हैं, और इथेनॉल ये व्यापारिक उत्पाद के उपयोग हेतु प्रयोग करते हैं, इसका छिड़काव करके और फलों को पकाया जाता है। तो आपको महत्वपूर्ण जानकारी के माध्यम से इन पादप वर्धी हार्मोनों में, जैसे मैंने आपको बताया कोशिका विभाजन में सहायक साइटोकाइनिन है। फिर इसका एक क्वेश्चन, आप वर्धी रोधक या एब्सिसिक एसिड, ये एबीए इसका फुल फॉर्म है, ये कृत्रिम खाद छांट में सहायक है। बीज अंकुरण में रोकने में सहायक कौन सा है, पौधों में बोनापन के उत्पन्न करने में सहायक कौन सा पौधा है, या स्ट्रेस हार्मोन किसको कहते हैं। ये ऐसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जो पीजीआर के माध्यम से आपको इस क्लास में दिए जा रहे हैं, और इसको आपको अच्छी तरह तैयार करना।